नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 जनवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। शाम 5 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने तय कर लिया है कि वो इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करेगी। सत्र कब होगा, इस बारे में आगामी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बार के बजट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। प्रदेश सरकार के इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह अहम बैठक बुलाई गई है और कई प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। इसके अलावा बजट को लेकर भी बातचीत की जाएगी। इस बैठक में शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ये बैठक लेते हुए दिखाई देंगे। प्रदेश सरकार इस बैठक में कुछ अहम फैसले ले सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अंकित काला से। अंकित, जो बैठक होने जा रही है प्रदेश सरकार की, तो क्या कुछ खास फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं? इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए माविया, 22 तारीख को त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में करीब करीब दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं और अधिकतम प्रस्ताव को कैबिनेट अपनी हरी झंडी दिखाने का प्रयास करेगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एक तो सरकार जो स्कूल हैं, कक्षा 5 के बाद वाले स्कूल हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहती है, तो संभवतः उस प्रस्ताव को भी सरकार मंजूरी दे सकती है। ये कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। कल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी थी। इसके अलावा कुछ विभागों की नियमावली है और चूंकि साल 2021 चुनावी वर्ष है, लिहाजा सरकार भी चाहेगी कि अधिक से अधिक जो रोजगार है उसको बेरोजगार युवाओं को दिया जाए। तो संभवतः बेरोजगारी को दूर करने को लेकर के भी सरकार चाहेगी कि जो खाली रिक्त पड़े हुए पद हैं उन पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि जो बजट सत्र है उत्तराखंड का साल 2021-22 का, उसको सरकार गैरसैंण में आयोजित कर सकती है। इस तरीके का प्रस्ताव भी संभवतः कैबिनेट की बैठक में आ सकता है, क्योंकि एक तो इस बात की संभावना इसलिए अधिक बढ़ गई क्योंकि एक तो चुनावी वर्ष है, दूसरा पिछली बार भी सरकार ने जो बजट सत्र है उसको गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया था। तो कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं मांगे जो कि कैबिनेट के समक्ष आएंगे और 22 तारीख को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो इसमें उपस्थित रहेंगे और कुल मिलाकर के कैबिनेट की कोशिश यही होगी कि जो भी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाए उसको जो हरी झंडी दिखा करके उस जो प्रस्ताव है उसको अमली जामा पहनाया जा सके। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और अंकित, इस बैठक की खास बात यह है कि ये गैरसैंण में आयोजित की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्यों गैरसैंण को चुना गया है? नहीं, देखिए बैठक जो है वो देहरादून में होगी माविया, और उसमें सरकार चाहती है कि जो बजट सत्र है उसको गैरसैंण में आयोजित किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो गैरसैंण है और ये एक उत्तराखंड की जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार ने ही पिछली दफा ये घोषणा करी थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की बनाया जाएगा। तो इस वजह से ऐसे कयास लगाई जा रही है कि संभवतः ये जो आने वाला बजट सत्र है ये गैरसैंण में आयोजित कराया जाएगा, क्योंकि सरकार इससे पहले भी गैरसैंण में सत्र आयोजित करा चुकी है और विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि सरकार ने अगर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया तो सरकार वहां क्यों नहीं जाती है। तो ऐसे में अब संभावना यही है कि संभवतः इस कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सके और इसके अगर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो संभवतः सरकार गैरसैंण में भी बजट सत्र आयोजित कर सकती है। फिलहाल बजट को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम जो उत्तराखंड के वासी हैं उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। ऐप के माध्यम से लोग सुझाव दे रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से लोग सुझाव दे रहे हैं और पहले भी त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से सुझाव मांगे। तो सरकार चाहती है कि राज्य का बजट राज्य की जनता के अनुसार बनाया जाना चाहिए, तो इसको लेकर के पूरी ये गतिविधियां चल रही है। अब बहरहाल अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। उस कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कि क्या ये प्रस्ताव आता है या नहीं।
बिल्कुल अंकित, देखना होगा कि बजट को लेकर क्या कुछ खास फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड से आपको अगली अहम खबर बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि बढ़ाई जाएगी। मनरेगा के कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर अब 150 दिन किए जाएंगे, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत कुछ जनपदों में अच्छा काम हुआ है। कार्य प्रकृति में सुधार के लिए सभी जिले एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करें। जिलाधिकारियों के जरिए मनरेगा के तहत होने वाले कामों की 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। साथ ही कोविड काल के दौरान की कार्य की भरपाई करने के लिए और मेहनत की जरूरत है। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 फरवरी से शुरू हो सकता है कुंभ मेला। इस बार 2 महीने का कुंभ मेला होगा। 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। 20 फरवरी को कुंभ मेले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है सरकार। तो कुंभ मेला बताया जा रहा है कि 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 27 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसको लेकर नोटिफिकेशन 20 फरवरी को जारी हो सकता है। पूरे 2 महीने का कुंभ महापर्व इस बार रहने वाला है। 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। तैयारियां लगातार जारी हैं और बड़ी तादाद में तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी सभी अधिकारी जुटे हुए हैं कुंभ मेले को लेकर, क्योंकि अब बहुत जल्द इसका आयोजन होने जा रहा है। कुंभ मेला जो कि एक बहुत बड़ा मेला माना जाता है उत्तराखंड का। बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से भी लोगों का आगमन होता है। उसी के मद्देनजर सरकार भी और प्रशासन भी लगातार इसको सही तरीके से आयोजित करने की कोशिशों में लगी हुई है और बताया जा रहा है कि 1 महीने का ये कुंभ मेला होने जा रहा है। 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक जारी रहेगा कुंभ मेला। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने दोषी कार्मिकों से वसूली के निर्देश दिए हैं। बता दें, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवा खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि से ली गई दवाइयों की किट ए और किट बी और आशा किट का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। सिंचाई विभाग ने साल 2002 से 2003 और 2006 से 2007 के बीच राज्य में गूलों के निर्माण के लिए शासन से आवंटित बजट में फर्जीवाड़ा किया गया। तो अब इस मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग आगे की कार्रवाई करने जा रहा है। घोटाला देखने को मिला है, दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोषी कार्मिकों से वसूली के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है जो दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण को लेकर जो मामला सामने आया था, अब उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और जो घोटाले हैं उनका किस तरह से उनकी करनी है, तमाम उनकी जो जानकारियां हासिल करनी है कार्मिक विभाग वो करेगा और जो वसूली है वो भी जो दोषी कार्मिक है उनसे की जाएगी। तो ये जो फर्जी गूल निर्माण का जो घोटाला है वो काफी पुराना है और ये दवा खरीद घोटाला भी केंद्र सरकार से जो राशि प्राप्त हुई थी उससे जो स्वास्थ्य को लेकर जो किट खरीदे गए थे तमाम, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। तो इस लिहाज से वो उस घोटाले की श्रेणी में ही उसको रखा जाएगा। तो उसकी वसूली किन जो कौन कार्मिक ऐसे हैं जिनकी वजह से ये तमाम चीजें जो देखने को मिली, तो उनसे ये वसूली की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा जो मामला है, सिंचाई विभाग में 2003 से लेकर 2002 और 2007 के बीच राज्य में जो कुल निर्माण के लिए शासन से जो राज्य स्तर पर बजट आवंटित हुआ था उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो इन दोनों मामलों का जो कार्रवाई के निर्देश जो है सीएम ने दे दिए हैं और जो कार्मिक और सतर्कता विभाग है उन्होंने प्रस्ताव तैयार करके सीएम को दिया था, जिसके बाद सीएम की संस्तुति हुई और कार्रवाई के आदेश दिए गए। जी,
बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड पर्यटन का प्रचार करेंगे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। 100 डेज इन हेवन नाम से 30 मिनट के शो को बिग बी होस्ट करेंगे। तो इसका नाम रखा गया है 100 डेज इन हेवन। 30 मिनट का ये शो जिसको बिग बी होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड पर्यटन के प्रचार के लिए खासतौर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को चुना गया है। उत्तराखंड सरकार ने एक कंपनी से किया है 12 करोड़ का करार। इससे पहले गुजरात पर्यटन का भी प्रचार कर चुके हैं अमिताभ बच्चन और अब उत्तराखंड का पर्यटन का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे बिग बी। आपको बता दें, उत्तराखंड का नैसर्गिक वातावरण किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आते हैं। सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में पर्यटन का एक बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि सरकार प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशों में लगी हुई है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक कहते हैं कि रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन से उत्तराखंड के पर्यटन का खासा प्रचार होगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को विस्तार मिलने से काफी रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तराखंड से अगली अहम खबर आपको बता दें, 9 महीने बाद 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। तकरीबन 9 महीने के बाद अब दोबारा से स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को बैठक में निर्देश जारी किए हैं। 6 से 8वीं कक्षा के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की ओर से 1ली से 5वीं कक्षाओं तक के बच्चे फिलहाल घर से ही पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूरे उत्तराखंड में पिछले कई महीनों से स्कूल बंद हैं, लेकिन अब स्थिति कुछ सामान्य हो गई है, जिसे देखते हुए 9वीं और 11वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए तत्काल स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि इसी हफ्ते अगले 2 से 4 दिनों के भीतर इन कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोल दिया जाएगा, जबकि 1 फरवरी से 6 से 8वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार डाइट में रहते हुए हमारे स्कूलों में उन्होंने इंटर्नशिप भी की है। इसको किसी की बोर्ड ने एग्जाम लिया है, बता दें इसको व्यक्त किएगा फेस टू फेस करा सर। यहाँ जो शतरंज से लाभ सभी अध्यापकों को दिया जाएगा। जिसको इसमें लाभ नहीं लेना है वो आवेदन करेगा, बाकी किसी को आवेदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। आज कोविड-19 के दौरान बहुत समय से स्कूल बंद है और हमने विभाग को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री जी के लेवल पर निर्णय होना है। बहुत जल्दी कक्षा 9 के और 11 के ये कक्षा खोली जाए, इसके लिए प्रस्ताव भेजेगा और 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल भी खोले जाएं। यह प्रस्ताव बनाने के लिए हमने निर्देशित किया है। उधर हरिद्वार मेलाधिकारी दीपक रावत ने मेला नियंत्रण भवन परिसर में मोबाइल एटीएम वैन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। मेलाधिकारी ने मोबाइल एटीएम वैन के संबंध में कहा कि कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होगा। अगर श्रद्धालुओं को नकदी की जरूरत होती है तो वो मोबाइल एटीएम वैन से नकदी की निकासी आसानी से ऐसी जगहों से भी कर सकते हैं जहां बैंक या एटीएम स्थापित नहीं है। मेला क्षेत्र में इन्हें अच्छी लोकेशन में रखा जाएगा और रात में भी सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इस दौरान स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मेला अधिकारी को योनो ऐप की प्रक्रिया के संबंध में बताया कि ये ऐप काफी सुरक्षित है। रुपए निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होती है, केवल मोबाइल फोन होना चाहिए। इस मौके पर अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम एनके शर्मा, रूबी मिश्रा, मुख्य प्रबंधक प्रदीप सिंह, प्रबंधक राहुल कुमार, संजय हांडा आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपनी चुनावी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने अपना संगठन विस्तार करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार के साथ ही वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और किसानों से जुड़ी
समस्याओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने की भी बात कही है। होना चाहिए संपादक या पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हरीश रावत ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान से अपने मन की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ 2017 में हुई कांग्रेस की हार की वजह भी बताई है। हरीश रावत ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री काल में अलविदा के जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे का स्वैच्छिक अवकाश दिया गया था। सवाल ये है, क्या हरीश रावत ने अपने इन बयानों से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है और नमाज के फैसले को हार की वजह बताकर हिंदुओं पर डोरे डालने का सियासी दांव चल दिया है? रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत ने एक बार फिर हाईकमान की टेंशन बढ़ाई। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हारने की वजह बताई। हरीश रावत ने पेश कर दी है सीएम पद के लिए दावेदारी। हरदा बोले, नमाज पर लिए फैसले से 2017 में कांग्रेस हारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इन दिनों ट्विटर पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कुछ दिनों पहले ही बयान देने वाले हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राग अलापा है। साथ ही 2017 में हुई कांग्रेस की हार का कारण भी बताया। हरीश रावत ने ट्विटर के जरिए अपने मन की बात कांग्रेस हाईकमान से कही। कांग्रेस हाईकमान को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर संकोच कैसा? यदि मेरे सम्मान में ये संकोच है तो मैंने स्वयं अपनी तरफ से ये विनती कर ली है कि जिससे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत ने एक और ट्वीट के जरिए 2017 में हुई कांग्रेस की हार की वजह बताई। हरीश रावत ने ट्वीट में लिखा है कि मेरे मुख्यमंत्री काल में अलविदा के जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे का स्वैच्छिक अवकाश दिया गया था। इस फैसले का दुष्प्रचार किया गया, जिससे 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई। हरीश रावत की ये बयानबाजी कांग्रेस हाईकमान की टेंशन को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को भी उजागर कर रही है। तभी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने हरीश रावत की इस मांग पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करना कांग्रेस के इतिहास के विपरीत है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस के इस घरेलू झगड़े पर जमकर तंज कस रही है। कभी तुष्टीकरण का काम नहीं किया, हम राजनीतिक रूप से कभी ये काम नहीं करते हैं। न हरीश रावत जी ने किया, न हरीश रावत जी की सरकार ने किया। कांग्रेस हर हमेशा सर्वधर्म संभाव की बात करती है, सारे धर्मों को साथ ले जाने की बात करती है, उनको साथ लेकर चलने की बात करती है। कांग्रेस एकजुट नहीं है, नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में आपसी द्वंद्व है, खींचतान है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नेता काम कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का जो बयान है बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस तरीके से वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, अब वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए हैं। तो ये कांग्रेस का चेहरा समय समय पर जनता देखती है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता देख रही है और जनता आने वाले समय में जवाब देगी। माना जा रहा है हरीश रावत ने कहीं न कहीं इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। साथ ही नमाज के फैसले को हार की वजह बताकर हिंदुओं पर डोरे डालने का सियासी दांव भी चल दिया है। इसीलिए ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण से तौबा करने जा रही है? क्या 2022 से पहले कांग्रेस तेरा मेरा के संग्राम से मुक्त हो पाएगी? देहरादून से किशोर रावत, अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है, कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट होकर 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित किए जाने की बात का वो समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि भाजपा के सीएम के चेहरे स्वाभाविक हैं कि वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे, जो जनता की अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और कहना है कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फैसला लेना चाहिए और जो भी फैसला हाईकमान का होगा वो सबको मानना होगा। सबसे ज्यादा परिचित चेहरा, सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा जो टीवी चैनल्स के सर्वे आए वो हरीश रावत जी का। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि
पार्टी को इस समय जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा घोषित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना चेहरा घोषित करना पड़ेगा। और आपने जैसे भी देखा, एक नेशनल चैनल ने जो सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जो खराब मुख्यमंत्री के रूप में पहला स्थान दिया है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा भी उसमें जनता के बीच में आ गया। तो वो चेहरा जो है कि 5 साल मुख्यमंत्री जो रहे वही तो चेहरा होगा। तो उनके सामने जब हमारा चेहरा होगा तो हमारा चेहरा बेटर होगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत आम आदमी पार्टी जल्द ही उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिससे राज्य में पार्टी और मजबूत हो सके। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके, ये उनका मकसद है। वहीं विशेषकर पहाड़ी जनपदों पर पार्टी का फोकस रहेगा। आम आदमी पार्टी इसको लेकर जनता के बीच दिल्ली मॉडल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली पानी आदि की सुविधा जनता को देगी। इन मुद्दों को लेकर पहाड़ की जनता के बीच जा रही है आम आदमी पार्टी। गांव-गांव तक अपनी नीतियों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करेंगे, मनोहर लाना सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और गांव-गांव तक अपनी नीतियों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करे उनको लेके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें रहेगा सर कि क्या कुछ काम जो भी दिल्ली के काम है उसी तर्ज पे उत्तराखंड में जो काम होना है उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है सारे मुद्दे इसी में आएंगे। रोजगार। उत्तराखंड से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां उत्तराखंड में मिले हैं 120 नए कोरोना संक्रमित मरीज। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 94,000 के पार पहुंच गया है। 94% से ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में 2136 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। आज तीसरे दिन उत्तराखंड में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो एक और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं आज तीसरे चरण का वैक्सीनेशन उत्तराखंड में होने जा रहा है। उत्तराखंड में अब तक 94,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और इससे पहले 2 बार कोरोना की वैक्सीन भी दी जा चुकी है और आज तीसरा चरण है कोरोना वैक्सीनेशन का। और उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के 2136 एक्टिव केस मौजूद हैं और 120 नए कोरोना के मरीज सामने आ गए हैं। लगातार मामले फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मौतों की बात हो। अब तक 1000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार जो नए मामले हैं उनकी भी पुष्टि होती जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन का अभियान भी अब शुरू कर दिया गया है। आज तीसरा चरण है कोरोना वैक्सीनेशन का और उसी के मद्देनजर आज स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। और उत्तराखंड में 2136 एक्टिव केस कोरोना के फिलहाल मौजूद हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित किए गए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को लगभग 10 महीने बाद पूरी ओपीडी खोल दी गई। पहले दिन ही 792 मरीज ओपीडी में पहुंचे। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण के मामले आने पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में बदल दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन से लेकर ओपीडी भी बंद कर दी गई थी। गत नवंबर महीने से 5 ही विभागों की ओपीडी खोली गई थी। हर विभाग में अग्रिम अपॉइंटमेंट के साथ अधिकतम 20 मरीज ही देखे जा रहे थे। अब कोरोना संक्रमण का प्रचार कुछ कम हुआ है और टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी विभागों की ओपीडी खोल दी गई है सोमवार से। उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां हरिद्वार में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कौवे का सैंपल पॉजिटिव आया है। बाहरी राज्यों से मुर्गे लाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आने के बाद जनपद में 16 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें पशु चिकित्साधिकारी, पशु फार्मासिस्ट, पशु प्रसार अधिकारी और वैक्सीनेटर या पशु सहायक को शामिल किया गया है। टीम के सदस्य सैंपल लेने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके लिए जनपद में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग और बैनर भी लगाए जाएंगे। एक हेल्पलाइन नंबर भी बना दिया गया है, जिस पर बर्ड फ्लू से संबंधी कोई भी जानकारी दे सकते हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।